आप लोग बीएससी मैथ्स विद वैशाली देख रहे हैं। हम लोग आज स्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पेपर 3 होता है। उसमें जो सेकंड बुक आजकल स्टार्ट आने लगी है, स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान, हम लोग वो देखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 देख रहे हैं, जो कि है कैटनरी। ठीक है, तो कैटनरी में हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैटनरी होती क्या है, उसके बाद हम उसकी इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, अब डेली में कोशिश करूंगी कि आपको डेली वीडियोस मिलने लगे, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स का भी हमारा थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है, तो कॉम्प्लेक्स और स्टैटिक्स दोनों के वीडियोस आपके पास अवेलेबल हों, उतनी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है कैटनरी में, वो होती है हमारे पास पूर्णतया लचीली डोरी। ठीक है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है पूर्णतया लचीली डोरी। पूर्णतया लचीली डोरी से मतलब है परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी डोरी को अगर आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लटकाते हो, ठीक है, कभी भी उसको परफेक्टली फ्लेक्सिबल कब कहा जाता है, अगर आप किसी भी डोरी को, किसी भी स्ट्रिंग को दो पॉइंट्स के बीच में आप लटकाते हो, तो अगर वो किसी भी जगह पर मुड़ने का प्रतिरोध ना करे। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी डोरी लो, उसको परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कब कहेंगे, अगर आप उसे किसी भी जगह से मोड़ो तो वो कभी भी उस मुड़ने का विरोध नहीं करे, तो उसे परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहा जाता है। यदि डोरी किसी भी स्थान पर मुड़ने का प्रतिरोध ना करे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन किसकी, कैटनरी की, कि कैटनरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, ये तो आप कोई सी भी डोर हो सकते हो, उसे लटकाना जरूरी नहीं है, बस वो मुड़ने का विरोध नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो कैटनरी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी लचीली डोरी, ठीक है, यहाँ पे आप एक क्या ले रहे हो, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ले रहे हो, कि जिसको आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लटकाओ। दोनों बिंदु कैसे नहीं होने चाहिए, एक ही लाइन पर, इस तरह की खड़ी लाइन पर नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स ऊर्ध्वाधर रेखा पर अगर दो बिंदु ना हो और उनके बीच में किसी परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को आप लटकाया जाए, किसके अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो जो वो कर्व बनाती है, जो वो वक्र बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, कैटनरी कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लें आप यहाँ पे कि जब एक समान लचीली डोरी को दो बिंदुओं लिख लो। ठीक है, दो बिंदु कैसे होने चाहिए, स्थिर तथा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं। ठीक है, जब एक समान लचीली डोरी को दो बिंदु कैसे हैं, स्थिर बिंदु हैं और एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं होने चाहिए, के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीली लटकाने पर क्या होता है, ढीली लटकाने पर, ठीक है, एक कंडीशन और है कि आपने क्या किया, एक समान लचीली डोरी ली, तो स्थिर बिंदु लिए जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं होनी चाहिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन आपने उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया,
और लटकाने पर यदि प्रति इकाई लंबाई उसका भार क्या रहे, समान रहे। लटकाने पर यदि प्रति इकाई लंबाई भार समान रहे तो डोरी जो वक्र बनाती है, तो डोरी जो वक्र बनाती है उसे कैटनरी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गई आपके पास डेफिनेशन में। ठीक है, कि पूर्णतः लचीली डोरी मतलब अगर डोरी ऐसी डोरी जो किसी भी स्थान पर मुड़ने का प्रतिरोध ना करे, पूर्णतः लचीली डोरी हो गई। कैटनरी किसे कहा जाता है, जब आप एक लचीली डोरी लो उसे दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लटकाओ, किसके अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, इंडिपेंडेंटली आप अगर उसे लटका दो और लटकाने पर यदि प्रति इकाई लंबाई उसका भार गुरुत्वाकर्षण के अधीन उसका भार क्या रहे, समान रहे, तो डोरी जो कर्व बनाती है उसे क्या कहा जाता है, कैटनरी कहा जाता है। सपोज ये आपके पास दो बिंदु हैं, इसके बीच में आपने डोरी को लटका दिया, तो ये जो कर्व बन रहा है उसे ही क्या कहा जाता है, कैटनरी कहा जाता है। ठीक है, ये ए और बी हो गए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ ही उसका कर्व बनेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, कैटनरी कहा जाता है। उसके बाद आप कैटनरी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण कैटनरी, कॉमन कैटनरी भी कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो डेफिनेशन है आपके पास, ये किसकी डेफिनेशन है, कॉमन कैटनरी की है। तो नॉर्मल कैटनरी की डेफिनेशन उसमें होती है, उसमें केवल क्या आ जाएगा, जब एक समान लचीली डोरी को दो बिंदुओं के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इकाई लंबाई वाला भार वाला कंसेप्ट छोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कैटनरी कहा जाता है। कॉमन कैटनरी में क्या आ जाता है, ये इकाई लंबाई वाला भार का कंसेप्ट भी है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो हमारी कॉमन कैटनरी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन है वो है जो आपका कॉमन कैटनरी होता है उसका नेज समीकरण ज्ञात करना। दैट मीन्स इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है कॉमन कैटनरी की। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। साधारण कैटनरी का नेज समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है, आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है तो आप यहाँ पे देखो कि आपने क्या लिया, दो स्थिर बिंदु लिए। ठीक है, एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। ठीक है, यहां से आपने एक डोर को लटका दिया, ये हो गई आपकी डोर। ठीक है, यहां पे इसका मिडिल पॉइंट है, ये हो गया सी। इसको हम मान लेते हैं वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है वो है वाई अक्ष। ठीक है, अब इस पे मान लिया मैंने कि जो हमारी ACB है वो एक क्या है, डोरी है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे P, जहां से मैं अगर मान लूं कि मेरे पास जो है BP, उसका लंबाई क्या हो जाती है, ठीक है, चाप की लंबाई क्या हो जाती है, S, स्मॉल s मान लेते हैं। अब ये जो P पॉइंट पे है, इस पर जो आपका ये बनेगा क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा टेंजेंट रो होगी, वो क्षैतिज अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, सपोज ये हमारी क्षैतिज रेखा है, उसके साथ कोण बना रही है साइन। ठीक है, और आप देखो जो आपका इसके तनाव होता है, किसी भी डोरी पर जो तनाव होता है वो क्या होता है, इस P पॉइंट पर कहाँ होगा, ऊपर की साइड, स्पर्श रेखा में ऊपर की तरफ इस पर तनाव होगा। ठीक है, उसके बाद एक तनाव होगा इस C पॉइंट पर इस साइड तीनों। ठीक है, एक भार बल होगा यहाँ पर, एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग Q, मिडिल पॉइंट CP का, उस पर भार बल होगा WS। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, ये x
एक्स अक्ष मान ली जाए सपोज, तो ये जो तीनों पॉइंट मिलेंगे हमारे पास वो बिंदु होगा ये ई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें क्या था हमारे पास, हमें निकालना है कॉमन कैटेगरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि माना ए व बी दो स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट हो गए हमारे पास ए और बी। ठीक है, तथा ए सी बी एक डोरी, और ए सी बी क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई हमारे पास। ठीक है, ये भी मान लो कि माना सी डोरी का निम्नतम बिंदु है। लीस्ट पॉइंट क्या हो गया स्ट्रिंग का, मान लिया सी। सी जो क्या है वो लीस्ट पॉइंट है, ये है सी। ठीक है, लीस्ट पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, तथा पी डोरी पर कोई बिंदु है, पर कोई बिंदु है। ठीक है, जहां डोरी पर कोई बिंदु है तो आप मान लो कि जो बीपी है उसकी लंबाई क्या हो गई, चाप बीपी की लंबाई एस। ठीक है, प्रति इकाई भार डब्ल्यू है, प्रति इकाई भार भी डब्ल्यू हो गया। तो यहां से आप मान सकते हो कि प्रति इकाई भार अगर डब्ल्यू है तो जो सीपी का भार है, सीपी का भार है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये सीपी है इसके संतुलन पर बात की जाती है। ठीक है, कि ये किस तरह से संतुलित अवस्था में रहता है। ठीक है, यहां हम सीपी के संतुलन पर विचार करते हैं। सीपी के संतुलन के लिए आप देखो कि आपके पास कितने कितने बल लग रहे हैं। ठीक है, ये संतुलन में कब रहेगा, जब जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे क्या हों, एक दूसरे को इक्वल कर रहे हों। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास है टी नोट, एक है टी और एक है डब्ल्यू एस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो आपका ये वाला बल है पी पॉइंट पर, जो हम स्पर्श रेखा के अनुदिश उसका तनाव लगा रहे हैं डोरी का, वो क्या कितना एंगल बना रहा है क्षैतिज से, फाई। ठीक है, तो फाई जो क्षैतिज के साथ उसका घटक होगा वो क्या हो जाएगा, एस कोस फाई। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा एस साइन फाई। ठीक है, ये दो घटक हो जाएंगे आपके पास, या एस नहीं टी, क्योंकि तनाव का निकाल रहे हैं ना हम लोग टी। ठीक है, तनाव के घटक निकाल रहे हैं हम लोगों ने दो। तो आप विचार करो किस पर, पी पॉइंट पर, जो हमारे सीपी है उसका संतुलन का विचार कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स है हमारे पास किस तरह से लगेगा कि बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तनाव टी लग रहा है, जो कि उस पर स्थित स्पर्श रेखा के अनुदिश है ऊपर की ओर। ठीक है, पहला है बिंदु पी पर तनाव टी जो क्षैतिज से फाई कोण बनाता है। ठीक है, सेकंड है निम्नतम बिंदु सी पर, निम्नतम बिंदु सी पर तनाव टी नोट जो क्षैतिज की विपरीत, दैट मीन्स इस दिशा में है। ठीक है, तीसरा है
चाप सीपी पर भार, चाप सीपी पर भार WS जो Q से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। ठीक है, 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, संतुलन पर विचार कर रहे हैं तो हमारे पास 3 फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। एक है बिंदु P पर तनाव T जो कि क्षैतिज से फाई कोण बनाता है। C पर तनाव है T नोट जो क्षैतिज की विपरीत दिशा में, दैट मीन्स इस दिशा में है। और तीसरा है चाप CP पर भार WS जो कि Q पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है। ठीक है, 3 बल कार्य कर रहे हैं। अब CP के संतुलन के लिए एक दूसरे से गुजरने चाहिए। अब अगर ये संतुलन में है आपका CP तो ये जो तीनों फोर्स हैं ये किसी एक पॉइंट से गुजरने चाहिए। तो ये देखो आप यहाँ पे कि जो तीनों फोर्स हैं वो एक पॉइंट E से गुजर रहे हैं। ठीक है, CP के संतुलन के लिए उपयुक्त तीनों बल एक बिंदु से गुजरने चाहिए जो कि E है, जिसको हमने क्या मान लिया, E। ठीक है, अब तीनों बलों को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर, क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर। ठीक है, अब आप देखो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज क्या हो जाती है आड़ी, ऊर्ध्वाधर क्या हो जाती है खड़ी। ठीक है, तो आप देखो कि क्षैतिज दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं। क्षैतिज दिशा में एक बल तो लग रहा है T cos फाई जो कि x अक्ष की दिशा में है, पॉजिटिव x की दिशा में। एक लग रहा है T नोट जो कि x अक्ष की विपरीत दिशा में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब एक दूसरे को लेवल करेंगे। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे एक है हमारे पास T cos जाई जो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो ये वाला घटक इस वाले घटक को संतुलित करेगा, ये वाला फोर्स ये वाले इस फोर्स को संतुलित करेगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कि जो आपका भार बल है WS उसको कौन सा संतुलित करेगा, क्योंकि भार बल नीचे की तरफ लग रहा है और जो आपके तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक था T sin पाई वो उसकी दिशा क्या है ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो ये हो गया T sin पाई इक्वल्स टू WS, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। तो अब मैं अगर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 10 पाई इक्वल्स टू WS अपॉन T नॉट। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आपने क्या किया, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित कर दिया बलों को। तो आपने देख लिया कि जो T cos फाई था इसकी दिशा थी इस क्षैतिज अक्ष की इस दिशा में और इसको संतुलित करेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, वो है T नोट। ठीक है, इसी तरह से T sin फाई की दिशा है ऊपर, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, WS। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारे पास। हमने इसको डिवाइड किया तो 10 साई इक्वल्स टू आ गया WS अपॉन T नोट। WS अपॉन T नोट आ गया। तो यहां से आप देखो कि S इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, S इक्वल्स टू हो गया T नोट 10 साई अपॉन W। ठीक है, ये आ गया। यहां पे हम लोग मान लेते हैं, मान लो क्या मानना है कि T नोट इक्वल्स टू C। ठीक है, T नोट इक्वल्स टू C लंबाई वाली, C लंबाई की डोरी का भार, C लंबाई की डोरी का भार। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मान लिया क्या हमने कि T नोट क्या है, C लंबाई की डोरी का भार है, तो वो क्या हो गया WC
सी हो गया, तो इसको अगर हम थर्ड नाउन देते हैं तो 3 से क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू टी नोट की जगह क्या रख सकते हैं, WC tan psi अपॉन W, तो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा S इक्वल्स टू C tan psi। और इसी को क्या बोला जाता है, जो हमारी निहित समीकरण बोला जाता है किसका, कॉमन कैटेगरी का। ठीक है, जो साधारण कैटेगरी का निज समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, किसी भी अगर आपके पास नए समीकरण निकालना है किसी भी आपको कॉमन कैटेगरी का, तो आप क्या करते हो, 2 पॉइंट्स ले लेते हो A और B, उनके बीच में डोरी को आपने लटका दिया। डोरी को लटकाने के बाद उसका जो लीस्ट पॉइंट भी होगा आपके पास वो मान लिया आपने, क्या मान लिया, C मान लिया। आपने डोरी पे एक बिंदु P माना, तो P बिंदु पे आपने देखा कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि P बिंदु पे आपने मान लिया तो एक चाप हो गया BP, इसकी लंबाई आपने क्या मान ली, S मान ली। ठीक है, S लंबाई मानने के बाद आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, तो आपने 2 बिंदु ले लिए, उसमें आपने एक पॉइंट माना P। ठीक है, तो आपने देखा कि लीस्ट पॉइंट और P के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या मान लिया, यहाँ पे उस चाप की लंबाई को मान लिया C। ठीक है, C मान लिया, मैंने वहां पे पहले गलत लिख दिया था, यहाँ पे ये जो CP है इसकी लंबाई होगी S। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि उसके बाद आपने क्या किया कि फोर्सेस देखना चाह रहे हो आप लोग, यहाँ पे S मान लिया, तो इकाई लंबाई का भार की वजह से जो CP का भार होगा वो क्या होगा, उसके मिडिल पॉइंट पे होगा, मिडिल पॉइंट Q आ गया, उस पे भार लटक गया गुरुत्वाकर्षण के अधीन WS। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मेरे पास CP है उसके संतुलन की बात कर रही हूँ मैं, तो CP पे मैं संतुलन की बात कर रही हूँ, तो देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्स देखा मैंने कि P पर एक तनाव लग रहा है T, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्यों, क्योंकि P नीचे की तरफ मूव करने लगे, तनाव हमेशा ऊपर की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। जो P पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी दिशा में आपको क्या मिलेगा, उस पर तनाव लगेगा। वो तनाव वाली जो दिशा है वो क्षैतिज अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। उसी के साथ साथ आप जो न्यूनतम बिंदु पर देखोगे उस पर तनाव क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, T नोट। ठीक है, भार बार WS लग ही रहा है। तो आप ये देखते हो कि जो 3 फोर्स आपने बता दिए कि 3 फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, अब आप इन तीनों फोर्सेस को क्या करते हो, संतुलित करने के लिए इनको घटकों में वियोजित करते हो। तो आप देखते हो कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका संतुलन कहाँ होगा, नीचे जो फोर्स लग रहेगा वो उसको संतुलित करेगा। तो आपने क्या किया, जो तनाव था उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित किया, क्योंकि वो एंगल बना रहा था क्षैतिज के साथ। क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा तो क्षैतिज की दिशा में T कोसाई और लंबवत दिशा में T साइन साई, ये 2 घटक हो जाएंगे। अब आप देख लो कि कौन सा फोर्स किसको बराबर कर रहा है। आपने इक्वल टू पुट किया, T कोसाई को T नॉट संतुलित कर रहा था, क्योंकि T कोसाई इस दिशा में है और T नॉट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को संतुलित करेंगे। T साइन साई की दिशा क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, और इसको भार बल संतुलित करेगा जो कि है नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अपॉन किया आपने तो tan psi इक्वल्स टू WS अपॉन T नोट आ गया। यहां से मैंने निकाल लिया S का मान, S इक्वल्स टू T नोट tan psi अपॉन W। यहां से आप क्या निकालो, आपको दिया गया क्या है, ये जो T नोट है हम इसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो SC और tan में चाहिए। ठीक है, SC और tan में चाहिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि जो T नोट था उसको क्या मान लिया कि C लंबाई की डोरी का भार है ये, तो WC हो गया। ये यहाँ से WC आपने पुट किया तो WC से W कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया S इक्वल्स टू TC tan psi, जो कि साधारण कैटेगरी का निज समीकरण होता है हमारे पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि निज समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है, यदि किसी वक्र के किसी स्थिर बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक के चाप की लंबाई को, ठीक है, स्थिर बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो 2 स्थिर बिंदु हैं उसके बीच के चाप की लंबाई को S से निरूपित करें तथा वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा एक नियत रेखा से बनने वाले कोण को जाई से निरूपित करें, तो S और जाई के बीच के संबंध को वक्र का निज समीकरण कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 स्थिर बिंदु ले लिया आपने, सपोज मैंने ये 2 स्थिर बिंदु ले लिए C और P। ठीक है, C और P ले लिया,
इसके बीच के चाप की लंबाई को अगर एस से निरूपित करें तथा इस पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर किसी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ जाई एंगल बनाती हो तो एस और जाई के रिलेशन को क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखो कि एस और जाई के बीच का इंट्रिंसिक इक्वेशन, सॉरी, एस और जाई के बीच का एक रिलेशन है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहा जाएगा, इसे निहित समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो हुआ, सेकंड वीडियो हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।